जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो गंगा नदी है वो आपकी कहाँ से निकलती है। उस गंगा नदी गोमुख से निकलती है, कोई कहता है वो गंगोत्री से निकलती है। तो हम लोग सब चर्चा उसकी कर लेते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। एक्चुअल में गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, वो अभी हम आपको बताएंगे पूरा। फिर क्वेश्चन आता है कि पंच प्रयाग कौन कौन से होते हैं। तो प्रयाग पंच कौन है वो हम देख लेते हैं, कैसे कैसे कौन से प्रयाग होते हैं। फिर क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में कहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है। तो इन सब की चर्चा अभी हम कर लेते हैं। 5 या 10 मिनट का वीडियो आएगा, आप लोगों को देख लेना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, अपनी प्रतिक्रिया देनी है और जो भी आपको नेक्स्ट जानकारी चाहिए जिस वीडियो पे उसके बारे में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही ये मान लो ग्लोब है हमारा और ग्लोब पे 0 डिग्री लाइन होती है, सभी को पता है। 0 डिग्री के बाद में इसके ऊपर होती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और एक होती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो 0 डिग्री लाइन बोले तो 0 डिग्री लाइन से जितना ऊपर आप जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी और 0 डिग्री लाइन से जितना आप नीचे आएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी। सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पे, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे कम सर्दी कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। कंफ्यूज नहीं होना है। तो चूँकि यहाँ पर इस पूरे जोन को हम लोग बोलते हैं हीट जोन, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो इन क्षेत्रों में ही सीधी पड़ती हैं। ठीक है। तो जितना आप 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं सर्दी बढ़ती जाती है। जैसे आप भारत देखिए, भारत अगर का मैप बना दूँ मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, तो भारत में जो ऊपर का एरिया है कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है। जो इतना ऊपर का एरिया है कर्क रेखा के जितना ऊपर जा रहे हैं आप, तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चाइना है, रूस है, सब ऊपर है ना, सब में सर्दी भयंकर होती है। जितना आप नीचे आ रहे हैं 0 डिग्री के पास आ रहे हैं, 0 डिग्री पे हैं, तो अफ्रीकी जो देश बसे हैं वहाँ पे सर्दी बहुत ही कम होती है, या होती है तो बहुत कम होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है सर्दी की अपेक्षा। तो आप सबको पता है, कहने का मतलब इतना है कि जितना भी हम लोग 0 डिग्री से दूर जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से जितना हम लोग जमीन जो अर्थ है, धरती है, इससे ऊंचाई पे जाएंगे तब भी सर्दी में बढ़त होगी। यानी कि कहा जाता है कि यदि आप 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। मतलब जितना आप ऊँचे जाएंगे उतनी सर्दी बढ़ती जाएगी। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो सर्दी बढ़ जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो सर्दी और बढ़ जाएगी। तो जो हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं उत्तराखंड में, जो हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये बहुत ऊंची ऊंची हैं। 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वगैरह है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और बाकी भी सारी चोटियाँ हैं, कोई 4,000 मीटर ऊंचाई पे है, कोई 6,000 मीटर ऊंचाई पे है। तो इन सब ऊंची पर्वत श्रेणियों के ऊपर बर्फ़ जमी होती है और इन बर्फ़ों से ही धीमे धीमे पानी जो है पिघलता रहता है, पिघल के आता रहता है। और उन्हीं में से एक जगह है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो 2 क्षेत्र होते हैं यहाँ पे। ऐसे उत्तराखंड अगर है तो उसमें एक हिस्सा होता है कुमायूं का और एक हिस्सा होता है गढ़वाल का। तो जो कुमायूं का हिस्सा है इसमें सर्दी कम होती है, या ये जो है थोड़ा सा निचला हिस्सा है। गढ़वाल का हिस्सा बहुत ऊंचाई पर स्थित है। तो जितनी भी मुख्य नदियाँ निकलती हैं बड़ी बड़ी, वो इस गढ़वाल के हिस्से से निकलती हैं और गढ़वाल के हिस्से से निकल कर ही ऐसे आती हैं नीचे साइड में ऐसे करके। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। हम लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ एक जगह है, बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, उस नदी को बोलते हैं विष्णु गंगा। और धौली गंगा यहाँ से निकलती है, एक जगह है यहाँ से निकलती है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा 2 नदियाँ आपस में आके एक जगह पे मिल जाती हैं। जहाँ पर भी 2 नदियों का मिलन स्थल होता है उसको हम लोग संगम बोलते हैं या प्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रयाग बन जाता है एक, क्योंकि यहाँ पे 2 नदियाँ आके मिल रही हैं, वो विष्णु गंगा और धौली गंगा 2 नदियाँ आके यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये एक प्रयाग बन जाता है। और जब 2 नदियों लगभग समान आकार की होती हैं, समान गहराई की होती हैं, तो उन दोनों नदियों का नाम जो है बदल के कुछ तीसरा नाम कर दिया जाता है, कोई नया नाम दे दिया जाता है। और जब 2 नदियों में से एक नदी बड़ी होती है, उसकी गहराई ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा उसके पास ज़्यादा होती है, तो बड़ी वाली जो नदी होती है उसमें छोटी नदी मिल जाती है और वो आगे नदी जो बढ़ती है तो बड़ी नदी के नाम से ही जानी जाती है। समझते हैं?
यहाँ पे एक नदी आ रही है विष्णु गंगा, यहाँ पे आ रही है धौली गंगा। दोनों नदियाँ एक जगह मिल गई, नाम हमने दे दिया प्रयाग। चूंकि दो नदियाँ मिल रही थी इसलिए हमने इसका नाम दे दिया विष्णु प्रयाग। क्या नाम दे दिया? विष्णु प्रयाग। क्योंकि खाली प्रयाग बोलेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा ना, तो विष्णु गंगा थोड़ी सी बड़ी थी तो हमने इसको नाम दे दिया विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग और कर ये धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदियाँ मिल गई कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग में हमने इस नदी को एक नया नाम दे दिया और नाम हमने दे दिया अलकनंदा। क्या नाम दिया? अलकनंदा। इस अलकनंदा नदी अब आगे बढ़ रही है विष्णु गंगा और धौली गंगा को अपने साथ में लेके, ठीक है, आगे बढ़ती जा रही है नदी। तो इसमें यहाँ से नंदाकिनी नदी नाम की एक नदी जो है, नंदाकिनी नाम की एक नदी आ रही है और वो जाके इसमें मिल जाती है यहाँ पे, किसमें? अलकनंदा नदी में। तो अलकनंदा नदी बड़ी है क्योंकि दो नदियों का पानी लेके आ रही है और नंदाकिनी नदी छोटी है इसकी मात्रा में। तो जो आगे नदी बढ़ेगी तो नाम से जानी जाएगी अलकनंदा के, क्योंकि नंदाकिनी छोटी नदी थी आके मिल गई। तो यहाँ पर भी एक प्रयाग बन गया। तो चूंकि यहाँ पे नंदाकिनी नदी मिल रही थी तो इसका नाम रख दिया गया नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी मिल रही थी तो नाम इसका रख दिया गया नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो अलकनंदा नदी ही बढ़ रही है आगे, क्योंकि नंदाकिनी नदी छोटी तो समा गई इसमें। तो अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इसमें आगे एक जगह पे नई नदी आके मिलती है, उसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। तो पिंडार नदी में किन दो नदियों का संगम होता है? तो एक पिंडार नदी का संगम होता है और एक अलकनंदा नदी का संगम होता है। इस संगम को, इस प्रयाग को हम लोग बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। पहला प्रयाग कौन था? विष्णु प्रयाग। दो नदियां मिल रही थी, विष्णु प्रयाग बन गया था। फिर विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी बनी। अलकनंदा नदी से जब आगे बढ़ रही थी तो एक नदी आई नंदाकिनी, इसमें मिल गई, नंद प्रयाग बन गया। नंद प्रयाग से नदी जब आगे बढ़ी तो अलकनंदा के नाम से बढ़ रही थी और अलकनंदा नदी में एक नई नदी आके मिल गई, उसका नाम क्या रखा गया? कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिल गई, लेकिन नाम इसका अलकनंदा ही रहेगा। अलकनंदा आगे बढ़ रही है। अब की बार इसमें इस तरफ से केदारनाथ नामक जगह से, केदारनाथ बहुत फेमस जगह है, केदारनाथ नामक जगह से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आके इसमें मिल जाती है अलकनंदा नदी में। और अलकनंदा नदी में जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो यहाँ पर भी एक प्रयाग बन जाता है और इस प्रयाग को हम लोग बोल देते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा एक मंदाकिनी नदी और एक अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी को अपने साथ में लेके आगे बढ़ जाती है। चलो चलो, छोटी सी नदी है। उसके बाद एक जगह आगे पड़ती है, उसको हम वहाँ पे एक नदी और आके मिलती है इधर से। इस नदी को थोड़ा देख लेते हैं। ये नदी निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री उत्तरकाशी जगह है एक। गंगोत्री में भी एक जगह है, उस जगह का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस है गोमुख। तो गंगोत्री में गोमुख नामक जगह से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गंगोत्री के गोमुख से निकल के आती है और ये जाके इस अलकनंदा नदी में एक जगह पे मिल जाती है। जहाँ पर ये मिलती है उस जगह का नाम हो जाता है प्रयाग। और प्रयाग तो बोलेंगे क्योंकि दो नदियां मिल रही हैं, लेकिन इस प्रयाग को नाम दे देते हैं देवप्रयाग। क्या नाम देते हैं? देवप्रयाग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो एक नदी है आपकी अलकनंदा और एक नदी है आपकी भागीरथी नदी। अलकनंदा और भागीरथी नदी दो नदियों का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग में बाद ये दोनों नदियाँ एक में मिल जाती हैं और इनकी जो दोनों नदियों का जो विस्तार है, दोनों नदियों की जो गहराई है, पानी जो जलराशि है इनकी, वो लगभग समान होती है। तो जब हमने बताया जब समान जलराशि की दो नदियों का जब संगम होता है, जब मिलन होता है, तो उसको एक नया नाम दिया जाता है। और यहाँ पे दो नदियाँ मिल रही हैं जिनका जलराशि लगभग समान है, तो उसको एक नया नाम दिया गया। इस नदी को जब यहाँ से आगे बढ़ेगी उस नदी को नाम दिया गया गंगा। क्या नाम दिया गया? गंगा।
तो अब आपसे कोई पूछे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप ये बताना कि गोमुख से निकलती है। आप बताएंगे कि गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती, गंगा नदी बनती है। और कहाँ बनती है? देवप्रयाग नामक जगह पे बनती है, जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दो नदियाँ आके आपस में मिल जाती हैं, वहाँ पे एक नई नदी बन जाती है, उस नदी का नाम है गंगा नदी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये डाउट जो है टॉपिक आपका क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर से एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। दो नदियाँ थी, एक का नाम बद्रीनाथ से निकली थी, इसका नाम था विष्णु गंगा। एक निकली थी, उसका नाम था धौली गंगा। विष्णु गंगा धौली गंगा दो नदियाँ आके मिल गई, जगह का नाम हुआ विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी बन गई, नाम क्या दिया गया? अलकनंदा। आगे बढ़ रही है, एक नदी आके मिल गई नंदाकिनी, नाम हो गया प्रयाग का नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में अलकनंदा फिर आगे बढ़ गई, एक नई नदी आके मिल गई, उसका नाम था पिंडार नदी। प्रयाग का नाम क्या हुआ? कर्णप्रयाग। फिर आगे बढ़ गई अलकनंदा नदी, इसमें इधर से आगे एक नदी मिली, इसका नाम रखा गया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन दो नदियाँ? एक मंदाकिनी, एक अलकनंदा। उसके बाद आगे बढ़ गई, फिर इसमें एक संगम हुआ एक नदी का, उस नदी का नाम था भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ पे बन गई देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद जो नदी आगे बढ़ी उसको जाना गया गंगा के नाम से। तो गंगा नदी का निर्माण कहाँ पे हो गया? देवप्रयाग नामक जगह पे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस भागीरथ नदी पे एक सहायक नदी है इसकी, इसका नाम है भिलंगाना नदी। क्या नाम है? भिलंगाना नदी। भिलंगाना नदी जो है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस नदी जब ये आके मिलती है भागीरथ नदी में, तो यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम रखा गया है टिहरी बांध। टिहरी बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 2000 मेगावाट जो है इसकी 2000 मेगावाट जो है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। और भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो आपको ये भी ध्यान रखना है किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। अगर भागीरथी नदी का ऑप्शन नहीं आता है तो आप फिर गंगा ही लगाएंगे, क्योंकि गंगा नदी में ही लिस्ट बन जाती है। तो इतना आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि भारत में जो 4 जगह हैं जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, तो उनमें से गंगा नदी के किनारे ही 2 जगह लगता है। एक तो लगता है प्रयागराज में, आपको सबको पता होगा गंगा यमुना का संगम होता है वहाँ पे प्रयागराज में, तो वहाँ पे लगता है कुंभ मेला। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला जो कि प्रत्येक 12वें वर्ष 12th ईयर के बाद लगता है। तो प्रयागराज में लगता है एक तो गंगा नदी के तट पे और यमुना नदी के संगम का जो तट है वहाँ पे। फिर लगता है हरिद्वार में। हरिद्वार में तो पूर्णतः गंगा नदी पर ही लगता है। क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि जो गंगा है वो मैदानी भागों में कहाँ से आती है, तो गंगा जो है मैदानी भागों में उससे उत्तराखंड के ऋषिकेश नामक जगह से आ जाती है। ऋषिकेश से मैदानी भागों में गंगा आ जाती है, हरिद्वार पूर्णतः मैदानी भाग हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका ये उज्जैन। उज्जैन में एक नदी है क्षिप्रा नदी, इसके तट पे लगता है कुंभ मेला। और नासिक में लगता है आपका गोदावरी नदी के तट पे, यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी, और यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी। और ये दोनों नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? ये दोनों हो जाएंगी गंगा नदी, या तो आपको पता ही है। तो भारत में 4 जगह कुंभ मेला भी लगता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। कौन कौन सी नदियों के किनारे? ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। प्रयागराज हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, नासिक में गोदावरी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे। गंगा का निर्माण कैसे होता है? गंगा नदी हरिद्वार के बाद आगे बढ़ती हुई चली जाती है, और उत्तर प्रदेश के ऊपर एक जिला है बिजनौर, बिजनौर से उत्तर प्रदेश के अंदर इंटर हो जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो डाल देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें अगली वीडियो कौन सी बनानी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।